नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और शो में हम आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की सबसे अहम खबर और सबसे बड़ी खबर आपके सामने लेकर आने को तैयार। तो जीडीपी के आंकड़े सामने आ चुके हैं और ये अनुमान के मुताबिक नजर आ रहे हैं। जी हां, जो अनुमान जताया गया था उसी तरह से ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। 6.3% जो है वो जीडीपी का अनुमान है। हालांकि अगर सालाना आधार पर देखें तो ये यहां पर धीमी अभी नजर आ रही है इकोनॉमी की रफ्तार। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देवेंद्र पंत साहब, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया रेटिंग्स में। देवेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं उनका विश्लेषण तो हम करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? क्या जिस तरह का अनुमान था उस तरह से जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी एक तरह से सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ रही है और बहुत ज्यादा जो डेंट है वो नहीं लगा है? देखिए, इकोनॉमी में स्लो डाउन तो एक्सपेक्टेड था क्वार्टरली वाई बेसिस पे 13.5%, क्योंकि उसके पीछे बेस इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था। अब जैसे जैसे ये बेस इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है तो हमें देखने को मिल रहा है कि ये आंकड़े जो है कम आ रहे हैं और आने वाले अगले 2 क्वार्टर में ये और नीचे ग्रोथ रेट कम होने की उम्मीद है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज अगर हम एक मोटे तौर पे देखें कि हाई इन्फ्लेशन जो है उससे जो हमारी डिमांड जो है उसको अफेक्ट किया है। जो कंजम्पशन जो पिछले क्वार्टर में कोई तकरीबन 26% बढ़ा था, वो इस क्वार्टर में 9.7% के हिसाब से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है, जिसकी सबको उम्मीद ये थी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रहेगा, चाहे वो कैपेक्स पे हो या अदरवाइज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमें गिरावट देखने को मिली है। जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% बढ़ा है, परंतु दोबारा ये है कि ये जो है अभी इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है, कैपेक्स कर रही है, परंतु प्राइवेट सेक्टर से अभी उस तरह से खुल के कैपेक्स नहीं आ रहा, क्योंकि डिमांड जो है, जो मांग है अर्थव्यवस्था में, वो अभी कम है। उसके पीछे 2 कारण है। एक कारण तो हमारा इन्फ्लेशन का है और दूसरा कारण ये है कि जो हमने देखा पिछले साल हमारा एक्सपोर्ट की ग्रोथ काफी अच्छी रही थी, तो उसके कारण हमें बूस्टअप मिलता था। परंतु अगर हम देखें इस साल ग्लोबल डिमांड जो है वो एक तरह से पूरे तरह से कोलैप्स हो चुकी है। WTO के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से ये ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ अभी और गिरने वाली है। जो पूरे विश्व में जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने जो मॉनेटरी टाइटनिंग की है, उसका असर न केवल उन देशों की जीडीपी ग्रोथ पे पड़ेगा, पर हमारे जैसे देशों में जो हमारा एक्सपोर्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु फिर भी हमारे ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे देवेंद्र सर हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। बढ़ते हैं अब अपने शो की तरफ। तो जो हमारी पेशकश है उसमें हम पहले अपने दर्शकों को बता दें कि क्या क्या चीज़ें हम उनके सामने लाने वाले हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ इस शो में दर्शकों के सवाल भी होते हैं जिनके एक्सपर्ट्स भरोसेमंद जवाब देते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बाजार ने आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन नया शिखर बनाया। निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए हैं। मेटल और ऑटो शेयरों में जोरदार तेजी देखी गई। बाजार में आज दिन भर क्या रही हलचल और कल के लिए क्या होंगे ट्रिगर, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आप देखें तो आज का दिन मार्केट के लिए फिर से नया रिकॉर्ड बनाने का दिन था। आज बाजार ने एक ही दिन के अंदर 2 बार अपने लेवल्स को ब्रेक किया और शानदार क्लोजिंग आज दी है मार्केट्स ने। अगर आप वैसे देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन भी आप बेहतर देख रहे होंगे। 1200 शेयर एडवांसेस के अंदर थे, डिक्लाइंस थे 750। एक और चीज, आज सेंसेक्स ने भी नया रिकॉर्ड स्तर वापस बनाया और पहली बार 63,000 के ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स, ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए हैं और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी बेहतर थी।
आते हैं आज क्यों ऐसा हुआ लास्ट में। असल में यूएस फ्यूचर्स के अंदर हमको अच्छी खासी बढ़त आती हुई देखी है और उम्मीद ये है कि मिस्टर पॉवेल आज जो शाम को बयान देने वाले हैं उसका असर ज़्यादा मार्केट्स पे नहीं होगा बल्कि और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इसलिए ये लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर आपको तेज़ी ज़ोरदार बनती हुई दिखी है। इसके अंदर एमएनएम ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। एक और बात, क्योंकि कल सेल्स के नंबर भी आएंगे तो इसलिए एमएनएम आज सुबह से ही तेज़ है। खासकर ट्रैक्टर डिवीज़न के जो दोनों शेयर्स हैं उसके अंदर अच्छी क्लोजिंग मिली। ये आज का टॉप गेनर भी बना है। साथ ही हिंडाल्को, बजाज ऑटो, ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज के टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं निफ्टी के अंदर। इसके अलावा ग्रासिम के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। साथ ही यूपीएल एक और शेयर है जहाँ पे 2% से कुछ ज़्यादा की मजबूती हमको बनती हुई दिखी है। सीमेंट कंपनीज के लिए इस समय काफ़ी फेवरेबल समय चल रहा है। एक तो क्रूड के दाम नीचे जिससे उनके कॉस्ट पर असर पड़ता है, सामने बजट है जिसपे बताया जा रहा है कि इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी होगा, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जो इंफ्रा की एक्टिविटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट का अपनी स्पेंडिंग है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो सीमेंट कंपनीज के लिए इस समय दिन काफ़ी बेहतर होते दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लूजर्स की कैटेगरी पे आते हैं। तो आज बाजार में जो कमज़ोर कैंडिडेट थे उसमें इंडसन, एसबीआई, एक सरकारी बैंक है एसबीआई, इसके अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। इसके अलावा निजी बैंक आज चल रहे थे, खासकर एचडीएफसी, आईटीसी, एचसीएल टेक के अंदर भी हल्की हल्की मुनाफा वसूली हुई है और ये शेयर बकायदा 1% नीचे जाके बंद हुए हैं। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। अगर आज देखें, जब सुबह दिन में थोड़ा कोरिलेशन अलग किस्म का बन रहा था, तब मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स की आज गति फिर भी बनी रही और एफआईज की होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है, विक्स नीचे है, लिक्विडिटी काफ़ी है, इसलिए चर्न होके आज मिड कैप के शेयर्स काफ़ी जोरदार चले हैं। आज आप देख पा रहे हैं जो ज़्यादातर शेयर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 6 से 8-9% तक की तेज़ी इनमें बनी है, जिसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक है, वरुण बेवरेजेस है, शादी ब्याह का सीजन खुल गया तो गो फैशन भी अच्छा चल रहा है, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट की आज रिकॉर्ड डेट थी सिटी यूनियन के साथ इनके मर्जर को लेकर, इसलिए दोनों ही शेयर्स काफ़ी जोरदार तरीके से चले। लूजर्स की कैटेगरी में रेलवे काउंटर्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, जैसे आईआरएफसी, ग्लैंड फार्मा के अंदर आज नुकसान हुआ है, 5% नीचे आया। न्यू इंडिया एश्योरेंस कल करीब शेयर चला था 13%, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है 5% की, तो 7% नेट गेनर्स में। और इसके अलावा शेफलर के अंदर भी आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है करीब 5% के आसपास की। लास्ट में चलते हुए देखते हैं कि आज के शेयर्स में हाई किसने लगाया, इनके साल का हाई कौन से शेयर्स ने लगाया। वो था वरुण बेवरेजेस, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मजगांव डॉक, साथ ही कमिंस इंडिया के अंदर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और ये भी आज साल का हाई बनाने में कामयाब हुआ। कुल मिला के मार्केट्स अपने रिदम को बरकरार रखे हुए हैं, किसी तरह के कोई साइन ऑफ अ क्रैक या प्रॉफिट बुकिंग अभी तो बाजार के अंदर नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में मोमेंटम फिलहाल बरकरार, और अब हम खास चर्चा करेंगे इस पर हमारे दो खास एक्सपर्ट से। आस्था जैन जी हमारे साथ जुड़ी हैं एचईएम सिक्योरिटीज से, और नितलेश पावस्कर हैं तनिषा एकेडमी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आस्था जी, सबसे पहले मार्केट पर आपकी क्या राय है? गुड इवनिंग जी। बिल्कुल, मार्केट जिस तरह से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखा रहे हैं, इनफैक्ट जो जीडीपी का डेटा आया है आज वो भी इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। मेरे हिसाब से 6% के ऊपर का ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हमें थोड़ा सा रिलीफ दे रहा है। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो हमें निफ्टी और भी तेज होती हुई नजर आएगी, जिसमें निफ्टी के जो अब टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो तकरीबन पहला तो मेरे हिसाब से 18,900 के आसपास का रहेगा। बिल्कुल, तो 18,900 का निफ्टी का टारगेट नजर आता हुआ आस्था जी को। और नितलेश, आप अगर मार्केट को देखें तो आपका नजरिया क्या है? जी सर, मार्केट को देखेंगे तो काफी तेज लग रहा है यहाँ पे, लेकिन एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट में कुछ इंडेक्स में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की है, क्योंकि मुझे मंथली चार्ट के ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है और कुछ डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग मूव देखेंगे तो काफी बढ़िया वहां पे आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को एक ही चीज कह रहा हूँ कि इंडेक्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव पकड़ सकते हो तो वहां पे आपको अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो रही निफ्टी की बात, मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और स्पेस मिल सकता है। जैसे आस्था मैम कह रही थी 18,900, मेरा भी सेम वही टारगेट है 18,870 से आसपास, 18,900 के आसपास। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा एक करेक्शन देखना पसंद करूंगा जो निफ्टी को लेके जाएगा फिर से 18,500, 18,550 के आसपास। तो वहां पे देखना पड़ेगा मार्केट नंबर्स को कैसे रिस्पेक्ट करता है या फिर क्या रिएक्शन देता है जीडीपी नंबर्स को।
तो ओवरऑल अभी कल का जो दिन है या फिर मैं फ्राइडे तक वेट करूंगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म करता है, उसके बाद ही हम लोग आने वाली पोजीशंस क्या करेंगे, बनाएंगे। अभी का माहौल जो है तो वेट एंड वॉच वाला माहौल है, क्योंकि थोड़ा सा यूफोरिया क्रिएट हो रहा है। हर कोई 19,500 21,000 ये लेवल्स देखना पसंद कर रहा है, तो सब तेजी में है, तो थोड़ा सा कॉशियस रह के आप अपनी पोजीशंस को क्या करें, मैनेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना होगा और बाजार का मोमेंटम देखते हुए नितलेश की ये राय है। चलिए अब अपने दर्शकों के फटाफट से सवाल ले लेते हैं। हमारे दर्शक जो हैं वो उन्होंने बहुत सारी क्वेरीज हम तक पहुंचाई हैं। सबसे पहले जो दर्शक हैं वो यतेंद्र सिंह हैं ग्वालियर से। उनका सवाल है कि विप्रो के उन्होंने 100 शेयर खरीदे हैं और 396 के भाव पर, क्या होल्ड करना ठीक है? आस्था जी, क्या होगी इन्हें राय? देखिए, विप्रो को होल्ड करना तभी ठीक है जब अगर यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 6 महीने या उससे ज्यादा हो, क्योंकि जो आने वाला क्वार्टर है यानी कि Q3 ऑफ FY23 उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट्स यहाँ पे इतने बढ़िया हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मार्केट उसे पहले से ही डिस्काउंट करके चलता है तो बहुत बड़ी तेजी अभी हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो ये एक लॉन्ग टर्म का बेट मानते हुए अगर होल्ड करेंगे तो बेटर है, जिसमें समय सीमा इनको मिनिमम 6 महीने रखना हो। तो यतीन जी, समय सीमा अगर आप एक लंबा नजरिया रख रहे हैं, कम से कम 6 महीने का नजरिया आपका है, तब आपको होल्ड करना आपके लिए बेहतर है। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। शुभम सिंह हैं और शुभम का सवाल है कि लॉरिस लैब के 175 शेयर इन्होंने लिए हैं आईपीओ के 86 वाले भाव पे। डीमर्ज के बाद क्या इस वक्त करना सही रहेगा? नितिलेश, क्या होगी सलाह इन्हें? देखो, लॉरिस लैब का जो चार्ट अभी दिख रहा है वो काफी डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा जो 390 के आसपास आ रहा है। अगर ये काउंटर फिर से 430 के ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर से एक पुल बैक हमें तेजी से देखने को मिल सकता है। अगर जिसका जितना मैं डेली चार्ट को देख रहा हूँ अभी के लिए, तो 430 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जैसे ही इसको मार्केट क्रॉस करेगा तो फिर से एक बढ़िया 8 से 10% का एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो 390 को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। जैसे ही 430 के ऊपर निकलता है तो 8 से 10% का एक शार्प मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको अहम राय शुभम मिलती हुई। अगला सवाल जो है वो शंकर का है और उन्होंने पूछा है कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के 72 रुपए के भाव पर 700 शेयर उन्होंने लिए हैं। टारगेट आगे कितना रखें? आस्था जी, क्या होगी इन्हें सलाह? जी बिल्कुल, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की बात करें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट में ये अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेरे हिसाब से आगे जाते हुए और हमें तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगेन होराइजन है तो इसको होल्ड करना चाहिए। नहीं तो मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की, यानी कि सिर्फ आधा जो क्वांटिटी है उसमें प्रॉफिट बुक करने की करंट लेवल पे सलाह दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको अहम सलाह मिलती हुई शंकर। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। हमारे अगले दर्शक हैं राहुल और इनका सवाल है अपोलो टायर्स के 315 के भाव पर 100 शेयर इन्होंने लिए हैं। इनको क्या सलाह होगी नितलेश? सर डेफिनेटली इस स्टॉक को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ। 317 का एक लेवल देख रहा हूँ मैं। 317 जैसे ही क्रॉस करेगा तो यहाँ से हमें एक 330 से लेके 335 ये ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ये कुछ मैंने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, क्लासेस में भी डिस्कशन किया है इसके बारे में। तो हम लोग 317 जैसे ही क्रॉस होगा तो हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 312 के आसपास ट्रेल करेंगे। तो व्यूअर को भी सेम सलाह होगी, जैसे ही 317 318 का लेवल क्रॉस करेगा ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा 312 का, क्योंकि अभी का जो मार्केट है वो प्रॉफिट बुकिंग भी इम्पोर्टेंट है और जितना स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, तो अभी के लिए आपको सलाह कि 312 का स्टॉप लॉस लगा के रखें। 317 का लेवल क्रॉस करने की संभावना है, उस पर निगाह रखनी होगी। और राहुल का एक और सवाल है नितलेश, उन्होंने तेजस नेटवर्क के 630 के भाव पे 50 शेयर लिए हैं। इस पर क्या उनको राय होगी? तेजस नेटवर्क अभी के लिए चार्ट तो अच्छा दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक वेट करना पसंद करूंगा। अगर ये काउंटर 660 से लेके 665 ये लेवल को क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक में फिर से एक मोमेंटम आएगा, वो स्टॉक को 690 से लेके 700 तक लेके जाएगा। लेकिन अभी का मूड और माहौल देख के मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप आवरली चार्ट को फॉलो करें और जैसे ही लास्ट आवरली कैंडल का लो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करने की देखें।
तो ऑलमोस्ट आपका जो स्टॉप लॉस अभी बन के आएगा ट्रेडिंग बेसिस का, वो 640 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाओ और जितना हो सके उसका ट्रेल करते जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अहम सलाह आपको मिलती हुई हमारे अगले दर्शक हैं पारस जैन, और इनका सवाल है, इन्होंने विप्रो के 1000 शेयर लिए हैं 489.49 के भाव पर, आगे क्या करना होगा? इनके और भी सवाल हैं, ये पहला सवाल है। आस्था जी, क्या होगी इनको सलाह? जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि विप्रो में इस बार के जो नतीजे थे वो एकदम एवरेज थे, लेकिन आने वाला क्वार्टर थोड़ा सा वीक हो सकता है, ऐसी एक उम्मीद लग रही है और उसी वजह से थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है अगर ऐसा होता है। तो अगर यहाँ पे लंबा नजरिया है तो इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी। हो सकता है हाल फिलहाल में थोड़े से डिप्स देखने को मिले, पर 6 महीने के नजरिए से अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। बिल्कुल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी, बल्कि उसके ऊपर के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। जी, और पारस का दूसरा सवाल आस्था है, एमएमटीसी के 47.95 के भाव पे 1200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, क्या राय होगी इन्हें? बिल्कुल, अगर एमएमटीसी की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से क्वांटिटी इन्होंने तकरीबन 1200 के ली हुई है क्वांटिटी। मेरे हिसाब से अभी एमएमटीसी को यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। इसमें जो आगे जाते हुए हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि यहाँ से 5 से 7% की एक रैली ये काउंटर दिखा सकता है, जहाँ पे कि ये प्रॉफिट बुक करें। अभी होल्ड करने की सलाह है। और इनका एक और सवाल है, संवर्धना मदसन के इन्होंने 1500 शेयर लिए हुए हैं 91.15 के भाव पे, आगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए? आस्था, देखिए मदरसन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर आगे जाते हुए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हमें केपेक्स भी देखने को मिल रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी अच्छी निकल के आएगी और इसीलिए मैं इनको बिल्कुल यहाँ पे निश्चिंत होकर बने रहने की ही सलाह दूंगी। इसमें जो पॉसिबल लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 100-105 के रहेंगे। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, काफ़ी संभावना है मदरसन में। अगले जो दर्शक हैं उनके सवाल की ओर चलते हैं। शिशिर कुमार हैं दानापुर पटना से, जील के इन्होंने 225 शेयर लिए हैं 274.90 के भाव पे, क्या करें? साल 2 साल का नजरिया इनका है। नितलेश, क्या होगी इन्हें सवाल? मैं एक ही कहना चाहूंगा, अगर मैं मीडिया सेक्टर को थोड़ा सा देख रहा था, थोड़ा उसमें से अच्छा जो चार्ट लग रहा है अभी वो जील का ही है। एक चीज कहूंगा, 250 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। अगर हिट होता है तो एक बार निकल जाए, फिर से अगर 267 का अगर लेवल निकाल देता है ये स्टॉक, तो फिर से री एंटर करना पड़ेगा आपको। चार्ट अभी के लिए बेहतर लग रहा है, वी शेप रिकवरी भी देखने को मिल रही है डेली चार्ट के ऊपर। ये काउंटर जैसे ही 270 के ऊपर सस्टेन होना चालू हो जाएगा तो ऊपर में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। 250 का लेवल सिर्फ ध्यान में रखे, जैसे ही कट होता है तो एक बार अपनी पोजीशंस को निकाल दे, बाकी आप होल्ड कर सकते हो स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल। और इनका दूसरा सवाल भी है, इन्होंने बीएल के 600 शेयर लिए हैं 65.45 के भाव पे, क्या करें? प्रॉफिट बुक कर लें या 1-2 साल रुकना ठीक रहेगा? बीएल में अगर हम लोग देखेंगे तो 102 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा ले, क्योंकि जब तक ये काउंटर 110 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा तब तक इसमें कन्विक्शन कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ देखना चाहते हो इसी रेट के आसपास का, तो टाटा स्टील के ऊपर नजर बनाए रखे। टाटा स्टील में मुझे लग रहा है कि 107 से लेके 110 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमें एक 15 से 20% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है 110 का। एक रेजिस्टेंस क्रॉस करते ही स्टॉप लॉस 106 का स्ट्रिक्टली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अहम सलाह शिशिर आपको मिलती हुई हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। और कुछ और दर्शकों के सवाल हैं वो हम आगे लेने की कोशिश करेंगे। आज फिलहाल कुछ और अहम खबरों की ओर बढ़ते हैं। कल नवंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, कैसे रह सकते हैं बिक्री के आंकड़े, बता रही हैं हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। फेस्टिव सीजन के बाद देखें तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी भी होलसेल बिक्री देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई ही दिखेगी अक्रॉस द सेगमेंट, जहाँ पे डी स्टॉकिंग का जो एक फैक्टर है वो प्ले करता हुआ दिखेगा। और उसमें अगर बात करें सेगमेंट वाइज तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट पे सबसे पहले नज़र डालते हैं। यहाँ पे कई सारे मॉडल्स हैं जिनकी डिमांड अभी भी काफ़ी मजबूत है और इसके चलते अगर मंथ
ऑन मंथ देखें तो सिंगल डिजिट डिक्लाइन की हम उम्मीद कर रहे हैं इनके होलसेल्स डेटा में, जहां पे मारुति, M&M और टाटा मोटर्स इनके जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं होल्ड अप करते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। टू व्हीलर डिमांड की अगर बात करें तो यहाँ पे अर्बन की जो डिमांड और रिकवरी है वो रूरल से बेहतर बताई जा रही है, और सेगमेंट वाइज स्कूटर्स में अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है मोटरसाइकिल्स के बदले। एक्सपोर्ट्स डेटा की बात करें तो यहाँ पे बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स अभी भी प्रेशराइज्ड होते हुए दिख रहे हैं। अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो ज़्यादा कुछ रिकवरी की हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। वहीं टीवीएस मोटर्स के जो एक्सपोर्ट्स डेटा हैं वो थोड़े से सुधरते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं, पर अगर ओवरऑल देखें तो डबल डिजिट डिक्लाइन हम देख सकते हैं सभी टू व्हीलर OEMs में, जहां पे सबसे ज़्यादा अगर गिरावट देखें तो हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स में आती हुई दिखेगी परसेंटेज के टर्म्स में, जहां पे उम्मीद है 3.8 लाख यूनिट्स जो है कंपनी बेच सकती है। CV सेगमेंट में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी बिक्री पे ज़रूर असर देखने को मिल सकता है, पर इसके अलावा फ्लीट यूटिलाइजेशन की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड ही दिखा रही है, पर महीने दर महीने एक गिरावट ज़रूर हम देख सकते हैं। जैसे कि आयशर मोटर्स से हमें उम्मीद है कि VCV सेगमेंट में 5300 के आसपास यूनिट्स बेचेगी। वहीं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड की बिक्री में 7 से 9% की महीने दर महीने गिरावट की हम उम्मीद कर रहे हैं। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन की बात करें तो यहाँ पे फेस्टिव सेल सीजन के बाद जो है गिरावट हम ज़रूर देख सकते हैं, महीने दर महीने 50% तक की हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, पर ये सीजनैलिटी का असर यहाँ पे हम ज़रूर होते हुए देख रहे हैं। और अगर महीने दर महीने साल दर साल देखें तो थोड़ी सी सपाट बिक्री ही ट्रैक्टर्स से आने की उम्मीद है। बिल्कुल, और चलिए बढ़ते हैं आगे। कल बाजार के लिए क्या होंगे अहम ट्रिगर्स, बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो जीडीपी रिलेटेड डेटा फोकस में रहेगा। भारत और यूएस दोनों ही देश अपने जीडीपी के नंबर्स कल आज पेश करेंगे पोस्ट मार्केट आवर्स, और जिसका इम्पैक्ट हमें भारतीय बाजार पर कल नजर आएगा। इसके अलावा कल अगर कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है तो वो होगा भारत का S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI रिलेटेड डेटा, इस पर ज़रूर फोकस करना होगा। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन की। तो कल ऑटो कंपनीज फोकस में रहेंगी, वो अपने ऑटो सेल्स के नंबर पेश करेंगे। इसके अलावा पेटीएम अपनी फर्स्ट एवर फिजिकल एनालिस्ट मीट होल्ड करने वाले हैं, और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ईजी ट्रिप प्लानर्स बोर्ड की बैठक होने वाली है, एक्विजिशन पर चर्चा करने वाले हैं। कॉस्मो फर्स्ट बोर्ड की बैठक होगी, बायबैक प्रपोजल्स को कंसिडर करेंगे। ऑर्किड फार्मा, पिरामिड एंटरप्राइजेस और सैटिन क्रेडिट के भी फोकस में रहेंगे। बोर्ड फ्रेजिंग ऑफ फंड्स के विषय पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा केयर रेटिंग्स भी फोकस में रहेगा। बायबैक टेंडर ऑफर कर बंद हो रहा है। ओवरऑल रियलिटी का EGM होने वाला है कल, वो उनकी जेवी जो जॉइंट वेंचर है वहाँ से प्रीमाइसेस खरीदने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प भी फोकस में रहेगा। अपने मोटरसाइकिल और स्कूटर्स पर कंपनी ने प्राइस हाइक ले ली है करीब 1500 की, तो इसी के चलते ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पर ज़रूर होने चाहिए। मगर इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको आपके रेडार पर रखने होंगे। जेरोम पावेल की स्पीच होने वाली है जिसका इम्पैक्ट US बाजार पर आज होगा, और इसी का इम्पैक्ट हम देखेंगे कि भारतीय बाजार पर हमें कल नजर आएगा। गुजरात असेंबली इलेक्शन होने वाली है, इसका फर्स्ट फेज है, और कल डिजिटल रूपी का पायलट प्रोजेक्ट भी होगा, तो इस पर भी नज़र रखना होगा। तो ये थे सारे क्यूज जो आपको अपने रेडार पर रखने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट VIP शेयर्स की। तो हमारे दोनों खास एक्सपर्ट तैयार अपने अपने VIP पिक्स के साथ। आस्था जी, सबसे पहले आपसे करेंगे शुरुआत। देखिए, VIP स्टॉक के तौर पे पसंद आता है ओरिएंटल होटल। मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगी, थोड़ा सा डिप आए तो अच्छा लेवल रहेगा खरीदारी करने का। इसमें जो पॉसिबल टारगेट देख रहे हैं, क्योंकि 86 के आसपास ये क्लोज हुआ है, तो 94 पहला है और उसके बाद 100 है, तो पोजिशनल कॉल के तौर पे ओरिएंटल होटल को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल। नितलेश, आपकी VIP पिक्स कौन सी हैं? जी, मैं DLF के साथ जाना पसंद करूंगा। 404 के ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट मुझे लग रहा है। 394 रुपीज का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लान करूंगा। पहला जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 425 का। इसमें एक आप इन्वेस्टमेंट पिक की तरह भी देख सकते हो। मंथली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन चुका है। अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो मुझे यहाँ से लग रहा है आने वाले 6 महीने में 15 से 20% का एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर ये एक बार स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो फिर से एक री एंट्री का आप प्लान बना सकते हो। फ्यूचर्स में नहीं लेना है, कैश में आपको पोजीशंस बनानी है।
बिल्कुल, तो ये थी हमारे खास एक्सपर्ट की वीआईपी पिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आस्था और नितलेश आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के भी सवालों के जवाब देने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।